बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद फुरकान। अगेन कंटिन्यू द जर्नी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम उसमें वैक का टॉपिक पढ़ रहे थे और वैक के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी की चीज़ें कुछ कवर की थी। इसमें हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कवर किया था और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के साथ हमने जो ग्रोथ मॉडल था, हमने ग्रोथ मॉडल कवर किया, उसकी इलस्ट्रेशंस वगैरह देखी थी। और ग्रोथ मॉडल के साथ साथ हमने ये देखा था अगर ग्रोथ रेट हमें सवाल में ना दिया हो तो हम दो तरीकों से कौन सा उस ग्रोथ रेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ केई कंप्यूटेशन। सर, द मेथड वन वॉज बेसिकली द पास डिविडेंड पैटर्न्स। हम पास डिविडेंड पैटर्न को यूज करते हुए ग्रोथ रेट फाइंड आउट करते थे, फिर अकॉर्डिंगली के के फॉर्मूले में उसको यूज करते थे। और दूसरा मेथड हमारे पास था अर्निंग रिटेंशन मॉडल। इसमें हम क्या करते थे, हम रिटेंशन रेट को मल्टीप्लाई करते थे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, तो उससे हमारा एक ग्रोथ रेट फाइंड आउट होता था। अकॉर्डिंगली फिर हम उसको के में कंप्यूट करके के निकाल लेते थे। सर, के निकालने के लिए जो हमारे पास ब्रॉडली दो मॉडल्स है ना, एक तो हमारे पास डीवीएम मॉडल था और दूसरा हमारे पास सीएपीएम मॉडल था, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीएपीएम पे फोकस्ड है। एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसकी बेसिस पे आपके बहुत सारी कॉन्सेप्ट कनेक्टेड रहेंगे। तो सर सीएपीएम देख लेते हैं। सीएपीएम और डीवीएम के अंदर बेसिक डिफरेंस है ना, बेसिकली डीवीएम वाज बेस्ड ऑन द डिविडेंड वैल्यूएशंस। ठीक है ना, वो अपनी केई की जो कंप्यूटेशन थी उसकी बेसिस किस पे करता था, डिविडेंड्स पे करता था, चाहे वो कांस्टेंट डिविडेंड हो या फिक्स ग्रोथ एंड डिविडेंड हो। लेकिन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो बेसिकली आपकी केई कंप्यूटेशन कर रहा है वो किस पे कर रहा है, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिस्क मेजरमेंट कि एक इन्वेस्टर का जितना रिस्क होगा उसका इतना रिटर्न होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, आपकी स्क्रीन पे जो लाइन आ रही है, द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है ना, सीएपी में आपको यही कंप्यूट उतना ही करके देगा जितना आपका रिस्क होगा, जितना आपका रिस्क क्वांटिफाइड होगा उतना ही आपका रिटर्न उसमें सीएपीएम के केई में इंक्लूडेड होगा। तो इससे कैसे निकलता है सर, रिस्क अगर मैं क्वांटिफाई करूँ, इसके पहले एलिमेंट को देखूंगा, रिस्क क्या चीज़ है। तो सर एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ईजिएस्ट वे ये है कि अगर वो अपने फंड्स को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, सबसे ईजिएस्ट वे विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, अगर उसका कोई रिस्क हो ही ना, तो सबसे ईजिएस्ट वे ये होता है कि वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टी बिल्स, पीआईबीज, जो भी गवर्नमेंट बेस्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो वो सबसे ईजिएस्ट होता है, उसमें रिस्क फ्री रिटर्न होता है क्योंकि उसमें बेसिकली फिक्स परसेंटेज सेट हुई होती हैं, फिक्स कूपन सेट हुए होते हैं। तो अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना, अगर किसी इन्वेस्टर को कोई रिस्क नहीं लेना, तो वो डेफिनेटली रिस्क फ्री रिटर्न में लगा देता है। उससे सर फायदा क्या होता है, उससे उस फंड्स की टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो इम्पैक्ट होता है ना वो कवर हो जाता है, वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कवर कर लेता है। अगर वो फंड्स आइडल पड़े हुए हैं तो वो डेफिनेटली वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सफर कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन से सफर कर रहे हैं, वो डिफ्लेट हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यू ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो रही है, डिफ्लेट हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू पार्क दोज फंड इनटू रिस्क फ्री सिक्योरिटीज फॉर द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, कि उसकी वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नुकसान है, वो जो डिफ्लेशन का नुकसान है, वो जो वैल्यू डिक्रीज होने का रिस्क है, वो उससे कवर हो जाता है। तो ये तो सर पहला है इम्पैक्ट के जो आपका रिस्क है, रिस्क फ्री रिटर्न टू प्रोटेक्ट इन्फ्लेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहली तो चीज़ ये हो गई इन्वेस्टर के लिए। अच्छा, अगर एक इन्वेस्टर है जो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट रखता है, ठीक है ना, उसको रिस्क फ्री रिटर्न में मज़ा नहीं आ रहा, वो कह रहा है नहीं थोड़ा सा और रिस्क लो, रिस्क फ्री रिटर्न तो मिल ही रहा है वैसे भी, अगर कुछ नहीं भी करूँ तो रिस्क फ्री रिटर्न में डाल दूंगा, मेरा कोई रिस्क नहीं है, मुझे मेरे रिटर्न जो है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं वो मुझे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर है जो रिस्क एपेटाइट है, जो रिस्क को थोड़ा सा गेज करना चाह रहा है, रिस्क को थोड़ा सा लेना चाह रहा है, अपने फंड्स को ऐसी जगह पार्क करना चाह रहे हैं जिसको रिटर्न थोड़ा सा रिस्क फ्री रिटर्न से ज़्यादा हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा रिटर्न चाह रहा है, तो डेफिनेटली ही विल टेक सम रिस्क। तो सर उसको हम कहते हैं एडिशनल रिस्क। ठीक है, दिस इज नाउ द एडिशनल रिस्क। पहले तो हमारा ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, हमने ये वाला इंपैक्ट देख लिया कि भाई आप अपने टीबीएस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ कोई रिस्क नहीं, आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपको एडिशनल रिस्क लेना है, तो एडिशनल रिस्क के लिए फिर क्या होगा सर, एडिशनल रिस्क में जब आप किसी भी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यू आर फेसिंग बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिस्क। मेनली ब्रॉडली आप उस कंपनी के दो रिस्क को डील कर रहे होते हैं, एक इन्वेस्टर उसके दो रिस्क को डील कर रहा होता है। पहला रिस्क तो ये कि जिस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस कंपनी की शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी बैक पे जो बिजनेस है, एक तो प्योरली उसका बिजनेस रिस्क, उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस, उसकी बिजनेस के जो उसको अप एंड डाउन है, जो अपसाइड रिस्क है, डाउन साइड रिस्क है, वो आप प्योरली फेस करते हैं कि बिजनेस चला नहीं चला, सेल्स ड्रॉप हो गई, उसकी जो चीज़, उसकी प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट बैन हो गई, या जो चीज़ें हैं, जो भी बिजनेस रिस्क है, प्योरली बिजनेस रिस्क, एक तो इन्वेस्टर वो फेस कर रहा होता है। द सेकंड थिंग जो इन्वेस्टर फेस करता है उस कंपनी में एडिशनल रिस्क लेके, वो उसका होता है फाइनेंशियल रिस्क। सर फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क ये होता है कि सर अगर उस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट ज़्यादा है, उसने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ज़्यादा की हुई है, उसने इक्विटी फाइनेंसिंग कम की हुई है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर डेट डिपेंडेंट ज़्यादा है, लोन ज़्यादा लिए हुए हैं, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज़ ज़्यादा ली हुई हैं, लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन ज़्यादा है,
तो डेफिनेटली सर वो कंपनी ज़्यादा डेट सर्विसिंग कॉस्ट इंकर कर रही होगी। इन सिंपल टर्म्स वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही होगी, और इंटरेस्ट इसका एक फिक्स अमाउंट होगा जो कि रिटर्न साइंड एग्रीमेंट होगा फ्रॉम द लेंडर्स, जो उसको देना ही देना। तो एक इन्वेस्टर अकॉर्डिंगली क्या करे, एक तो बिजनेस का रिस्क को फेस कर रहा है, बिजनेस का एक्चुअल प्योर रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्यों सर, क्यों इंटरेस्ट पेमेंट का रिस्क वो डील कर रहा है? डेफिनेटली जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, जब भी बिजनेस के सारे ऑपरेशन होते हैं, इनकम वगैरह आती है, सबसे पहले वो सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस कवर करने के बाद यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल। ठीक है ना, इंटरेस्ट भी एक मेजर अमाउंट होता है, जहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा डेट डिपेंडेंट होता है, ज़्यादा डेट डिपेंडेंट होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट सर्विसिंग कॉस्ट आएगी। तो जहाँ अगर इंटरेस्ट इतना सारा पे हो जाएगा और प्रॉफिट्स फिर बिल्कुल भी कम रहेंगे या प्रॉफिट्स इतना रहेंगे नहीं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो सर उसके रिटर्न ना मिलने का रिस्क, यही एडिशनल रिस्क है कि फाइनेंशियल रिस्क की वजह से एक तो वो रिस्क फेस कर रहा है, प्लस बिजनेस रिस्क की वजह से वो रिस्क फेस कर रहा है। तो दिस इज द एडिशनल रिस्क बेसिकली द इन्वेस्टर इज फेसिंग। तो सर दो चीज़ हमने देख ली यहाँ पे कि रिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं CAPM के अंदर। एक तो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिस्क जो आपको कवर हो सकता है आप अगर इन्वेस्ट कर दो अपने रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ के अंदर, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और एडिशनल रिस्क वो क्या बियर कर रहा होता है, एक तो वो बिजनेस रिस्क बियर कर रहा होता है, प्लस वो फाइनेंशियल रिस्क बियर कर रहा होता है अगर वो किसी भी कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है तो। आई होप आपको ओवरऑल एक आइडिया हो गया होगा कि इस CAPM के अंदर रिस्क के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सर CAPM के ही कैसे कंप्यूट करता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको देखते हैं और फिर इसकी चीज़ों को समझते हैं कि इसके फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। CAPM का सर फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है CAPM सिंपल, KE इज इक्वल्स टू RF। व्हाट इज RF? रिस्क फ्री रिटर्न। CAPM क्या कर रहा है, एक इन्वेस्टर के रिटर्न को कैलकुलेट करके दे रहा है। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? बेस्ड ऑन द रिस्क ही वांट्स टू टेक इन द सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन द रिस्क ही वांट्स टू टेक इन द सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहला रिटर्न उसने बोला CAPM ने कि भाई ये तो रिस्क फ्री रिटर्न है, ये तो आपको मिलना ही चाहिए। अगर आप कहीं भी आ रहे हो, अगर आप किसी भी XYZ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको रिस्क फ्री रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है ना, इसमें तो कोई रिस्क आपने लिया ही नहीं, तो सबसे पहले तो आपका रिटर्न रिस्क फ्री होना चाहिए। तो RF इसने सबसे पहले कंपोनेंट्स ने RF पर डाल दिया। RF क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट। ठीक है, T-बिल्स, PIBs, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी। फिर वो कह रहा है कि आपने ठीक है रिस्क फ्री रिटर्न तो ले लिया, अब आपके पास जो एडिशनल रिटर्न मैं आपको जो दूंगा ना, एडिशनल रिटर्न जो आपको मैं बिल्ड करके दूंगा इस फॉर्मूले के थ्रू, वो ये होगा कि फिर आप एडिशनल रिस्क कितना लेना चाह रहे हो। एक तो रिस्क फ्री रिटर्न आपने ले लिया, ये आपका बनता था, यू डिजर्व इट, ठीक है, प्लस एडिशनल रिस्क कितना लेना चाह रहे हो। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो सर एडिशनल रिस्क कैसे मेजर होगा? एडिशनल रिस्क ऐसे मेजर होगा कि अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, RM माइनस RF। व्हाट इज RM? RM इज द ओवरऑल मार्केट रिटर्न, ओवरऑल मार्केट रिटर्न कि मार्केट का ओवरऑल रिटर्न किया है। अगर PA6 में PA6 में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है, इस वक्त, तो उसका एवरेज मार्केट रिटर्न कितना है, मार्केट ने एवरेज रिटर्न कितना प्रोड्यूस किया है, मार्केट ने एवरेज रिटर्न कितना दिया इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, सारी लिस्टेड हैं, बहुत सारी डिविडेंड्स आ रहे हैं, कैपिटल गेन्स आ रहे हैं, मार्केट का इंडेक्स चल रहा है, तो ओवर द टाइम मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, इसको कहते हैं RM। ठीक है, माइनस RF, अगेन माइनस RF क्यों कर रहा है सर? मार्केट रिटर्न तो दे रही है, लेकिन कुछ रिटर्न तो ऐसा है ना जो रिस्क फ्री है। अगर मार्केट 12% रिटर्न दे रही है और रिस्क फ्री रिटर्न 3%, तो सर 9% रिटर्न तो मेरा फिर एक्चुअल मार्केट रिटर्न हुआ ना, जो मेरा सिर्फ और सिर्फ प्योरली रिस्क पे बेस करता है। तो मैंने क्या किया, RM माइनस RF कर दिया, इससे क्या हुआ, मेरा प्योर रिटर्न मिल गया मुझे मार्केट का, जो मेरे रिस्क पे बेस करेगा। अभी फॉर्मूले के आगे मैं चल रहा हूँ, आगे जाके मैं इसको पूरा समराइज करूंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय बीटा, दिस इज बीटा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द मेजर ऑफ रिस्क। बीटा एक नंबर होगा जो रिस्क को क्वांटिफाई करेगा कि आपने अगर कितना रिस्क लिया हुआ है, जितना आपने रिस्क लिया हुआ है उतना आपको एक्सेस रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है ना, तो RM माइनस RF का कंपोनेंट बेसिकली लॉजिकली क्या बता रहा है कि दिस इज द एक्सेस रिटर्न ओवर द रिस्क फ्री रेट, कि रिस्क फ्री रेट से ऊपर मार्केट कितना ऑफर कर रही है एक एवरेज इन्वेस्टर को। अगर वो इतना ऑफर कर रही है तो सर ये डिपेंडेंट किस पे, ये बीटा पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है मैथमेटिकली। तो जितना आपका बीटा ज़्यादा होगा उतना आपका एक्सेस रिटर्न ज़्यादा होगा, और जितना आपका बीटा कम होगा उतना आपका एक्सेस रिटर्न कम होगा। यही CAPM की थ्योरी है कि आपका रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न आपको दे दिया, फिर एक्सेस रिटर्न जितना भी दे रहा है ना, वो किस पे डिपेंड करवा रहा है, वो सर इस बीटा पे डिपेंड करवा रहा है, इस रिस्क पे डिपेंड करवा रहा है कि आपका रिस्क कितना है, आपने रिस्क एपेटाइट कितना लिया हुआ, आपने रिस्क कितना डिटेक्ट किया हुआ, उसकी बेसिस पे आपको एक्सेस रिटर्न दिया जाएगा। अब इनके नाम क्या है सर? ये तो ओवरऑल मार्केट रिटर्न हो गया, स्टॉक मार्केट रिटर्न हो गया ना, RM। तो व्हाट इज दिस? RM माइनस RF। अगर मैं इसको कंबाइंड नेट पे देखूँ,
आर एम माइनस आर एफ को मैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम भी बोलता हूँ। रिस्क प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है ओवर एंड अबव किसी चीज़ का। तो मार्केट से ओवर एंड अबव, रिस्क फ्री रेट से ओवर एंड अबव मार्केट कितना दे रही है, दिस इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम। कुछ सवालों में मुझे आर एम अलग दिया होगा, आर एफ अलग दिया होगा, तो मैं अकॉर्डिंगली प्लॉट कर दूंगा। लेकिन कहीं सवालों में मुझे डायरेक्ट इक्विटी रिस्क प्रीमियम के नाम से नंबर दे दिया जाएगा। तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम अगर मुझे दे दिया जाए तो इसका मतलब ये कि मुझे आर एम माइनस आर एफ करके डायरेक्टली दिया गया, तो मुझे सेपरेटली नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली जाके फॉर्मूले में प्लेस कर दूंगा। इसको मैं मार्केट रिस्क का प्रीमियम भी कह सकता हूँ कि मार्केट रिस्क प्रीमियम, कि मार्केट अपने आर एफ के ऊपर कितना रिस्क प्रीमियम ऑफर कर रही है, कितना रिटर्न एक्सेस ऑफर कर रही है, एक्सेस ओवर रिस्क फ्री रिटर्न, सॉरी, एक्सेस ओवर रिस्क फ्री रिटर्न। तो फॉर्मूला सर आपको समझ आ गया। फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ें थी, सिंपल सा फॉर्मूला है, के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस एक्सेस रिटर्न इनटू बीटा। अगर मैं इसको लॉजिकली पढ़ूँ तो इलस्ट्रेशन इसको देखते हैं तो मजीद क्लैरिटी आएगी। पहली इलस्ट्रेशन ये है कि बीटा 1.2 दिया हुआ है आपको, बीटा की वैल्यू 1.2 दी हुई है, और आर एफ रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है 5%, रिस्क मार्केट रिटर्न दिया हुआ है 12%। मार्केट का ओवर रिटर्न, स्टॉक का ओवरऑल रिटर्न, पीएसएक्स का ओवरऑल रिटर्न कितना दिया हुआ है, 12%। ठीक है, और के ई कंप्यूट करना है आपने, तो सर के ई निकाल लेते हैं। के ई इज इक्वल्स टू आर एफ कितना था आपका 5% प्लस आर एम 12% माइनस 5% मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो इट कम्स अप टू 13.4%। इसका मतलब ये है कि सर इन वैल्यूज की बेसिस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकला, 13.4%। इलस्ट्रेशन बी देखते हैं इसकी। बीटा आ रहा है 0.8, आर एफ आ रहा है, आर एफ और आर एम की वैल्यू सेम है, मार्केट रिटर्न रिस्क रिटर्न सेम है, और के निकालना है आपने। तो अकॉर्डिंगली से क्या हुआ सर, सिर्फ रिस्क के नंबर चेंज हुए। अब अगर रिस्क पहले 1.2 था, आप ज़्यादा ले रहे थे रिस्क, तो आपका रिटर्न कितना है, 13.4 आया। अब देखते हैं आपका के कितना आता है, वन पॉइंट टू, तो ये सर आपका 1.8, सॉरी 0.8, 10.64। सर ये कम क्यों हो गया? डेफिनेटली कम इस वजह से हो गया, अब पहले आपने रिस्क 1.2 पे लिया हुआ था, पहले आपने रिस्क 1.2 पे लिया हुआ था, अब आप 1.2 से 0.8 पे आ गए, आपने अपना रिस्क रिड्यूस किया। जब आपने रिस्क रिड्यूस किया तो सीएपीएम ने आपका रिटर्न रिड्यूस कर दिया। सीएपीएम ने क्या किया, सीएपीएम ने आपका रिटर्न रिड्यूस कर दिया। सर रिड्यूस कैसे कर दिया? सर आपका रिटर्न, आपका सीएपीएम ने 13.4 से 10.64 कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क का नंबर चेंज कर दिया, आपने रिस्क कम कर दिया इसमें, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न भी चेंज हो गया। इलस्ट्रेशन सी देखते हैं। के इज इक्वल्स टू 5% प्लस 1। सर इसका नंबर क्या बनेगा? 12%। ये तो एग्जैक्टली क्या नंबर है? ये तो मार्केट रिटर्न ही आ गया टेक्निकली, जो मार्केट का रिटर्न था मेरा, ये तो एग्जैक्टली ये नंबर बन गया। बिल्कुल सर यही बन गया, क्योंकि सर आप एक एवरेज रिस्क, एक मार्केट का एवरेज रिटर्न अगेंस्ट एवरेज मार्केट रिस्क, तो आपने अगर एक एवरेज मार्केट रिस्क ही लिया हो तो आपको एक एवरेज मार्केट रिटर्न ही दिया जाएगा। एवरेज मार्केट रिटर्न कितना था? 12%। तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले ने भी इसको सॉल्व आउट करके क्या किया, 12% पे ही लेकर आ गया वो उसको, क्योंकि आपने अपना रिस्क सिर्फ 1 रखा हुआ है। आपने अपना रिस्क कितना रखा हुआ है? एक एवरेज मार्केट रिस्क रखा हुआ है। 1 इज द एवरेज मार्केट रिस्क, ये एक एवरेज मार्केट रिस्क है। तो एवरेज मार्केट रिस्क पे आपको एवरेज मार्केट रिटर्न ही मिलेगा, ना थोड़ा ऊपर मिलेगा ना थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। हाँ, अगर आपने 1 से डेविएट किया हो, अगर आपने एवरेज मार्केट रिस्क थोड़ा कम लिया हो, एवरेज मार्केट रिस्क थोड़ा सा रिस्क कम लिया हो, लाइक इसमें 0.8 लिया आपने, इसमें अगर आपने 0.8 लिया तो आपका इसने 12% से कितना कर दिया, 10.64 कर दिया। 12% एवरेज रिटर्न था, लेकिन आपको एवरेज नहीं मिला क्योंकि आपने रिस्क कम लिया। आपने 1 से रिस्क 0.8 कर दिया, 20% आपने डाउन कर दिया, तो आपका इसने 12 से 10.64 का रिटर्न कर दिया। मार्केट तो एवरेज 12% दे रही है, किसको दे रही है? जो एक एवरेज रिस्क ले रहा है। लेकिन आपने एवरेज रिस्क नहीं लिया, आपने एवरेज से भी नीचे रिस्क लिया, तो आपने जब नीचे रिस्क लिया तो आपको सीएपीएम ने आपका रिटर्न 10.64 कर दिया। लेकिन यही मार्केट का एवरेज रिस्क 1 का था, एक इन्वेस्टर आया, उसने एवरेज से भी ज़्यादा रिस्क लिया, तो मार्केट ने उसको 12% नहीं दिया, मार्केट ने उसको 12 से 13.4% दे दिया, क्योंकि उसने एवरेज रिस्क से ज़्यादा रिस्क लिया। तो सीएपीएम ने उसके रिस्क को मेजर करते हुए उसको ज़्यादा रिटर्न दे दिया। आई होप आपको सीएपीएम की अब थोड़ी सी क्लैरिटी आना शुरू हुई होगी। सर अब सीएपीएम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ की थी बीटा। ठीक है, अभी हमने सवाल के अंदर भी देखा कि बीटा जैसे जैसे चेंज हो रहा था, हमारा रिटर्न अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन हो रहा था। तो सर बीटा के अंदर क्या है? मेजर ऑफ रिस्क।
एवरेज मार्केट रिस्क क्या होता है सर? 1 होता है हमेशा बीटा, एवरेज मार्केट रिस्क 1 होता है, ठीक है। अगर 1 से एक्सीड करेगा तो इसका मतलब से कि एवरेज मार्केट रिस्क से ज़्यादा रिस्क ले रहा है इन्वेस्टर। अगर वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो वो ज़्यादा रिटर्न का हकदार भी है, ठीक है। जो बंदा ज़्यादा रिस्क लेता है वो ज़्यादा रिटर्न का हकदार भी है। तो हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न। एंड अगर वो एवरेज मार्केट रिस्क से भी कम रिस्क ले रहा है, ठीक है ना, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा, वो एवरेज मार्केट रिस्क से भी कम रिस्क लेना चाह रहा है, वो 1 से भी कम पे आना चाह रहा है, तो सर दिस इज द लो रिस्क एंड लो रिस्क रिटर्न। और यही चीज़ इलस्ट्रेशन के अंदर प्रूव हुई कि जब आपने बीटा 1 लिया, आपने एक एवरेज मार्केट रिस्क लिया, तो आपको एवरेज मार्केट का पूरा 12% दे दिया गया इस सवाल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस 1 से कम किया, 0.8 किया, तो आप मार्केट के रिटर्न से भी कम हो गए, 10.64 पर आ गए। और जब आपने इस 1 से एक्सीड करके 1.2 पे पहुंचे, आपने रिस्क ज़्यादा लिया मार्केट से, तो सर आपको 12% से 13.4%, मतलब एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी इस CAPM ने। CAPM ने बोला मार्केट एवरेज रिटर्न इतना है, मार्केट का एवरेज रिटर्न इतना है, एवरेज रिस्क कितना है। आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देंगे, एवरेज मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देंगे। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो हम आपको कम रिटर्न देंगे। तो इट्स अ फेयर प्रोपोर्शनेट फॉर द KE कंपटीशन। और ज़्यादा इफेक्टिवली यूज मेथड भी यही है कि ये आपके KE को आपके रिस्क पे बेस करता है। इन्वेस्टर जितना रिस्क लेगा वो उतना रिटर्न है, कम रिस्क कम रिटर्न, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न। आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है सर। CAPM तो हमने देख लिया KE का। अब हमारे पास जो अगला इक्विटी फाइनेंस है वो है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या चीज़ होती है सर? जिस तरह ऑर्डिनरी क्लास की शेयर्स होती है, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, क्लास इक्विटी फाइनेंस होता है, इस तरह प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, उनकी भी एक मार्केट वैल्यू होती है, सब कुछ होता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स की एक क्वालिटी ये होती है कि प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर द ऑर्डिनरी शेयर्स। कभी भी लिक्विडेशन वगैरह होगी कंपनी की, जो भी होगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पेमेंट की जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर्स को बाद में पेमेंट की जाएगी। ये इसका एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इनकी प्रेफरेंस होती है, इनकी ज़्यादा एक वर्थ होती है, इन शेयर होल्डर्स की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स डेफिनेटली एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स से फाइनेंस रेज करती है, तो फॉर द पर्पस ऑफ वैक कैलकुलेशन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उस कॉस्ट को मैं डिनोट करता हूँ KP से। किससे डिनोट करता हूँ सर? KP से। मैं बोलता हूँ कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, KP, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है सर? सेम मॉडल है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स KP इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो फॉर्मूला क्या कह रहा है सर? फॉर्मूला कह रहा है डिविडेंड डिवाइड बाय P0। इट्स द सेम फॉर्मूला जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल में हम करते थे ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। सेम चीज़ें हैं सारी। ये क्या कह रहा है सर? डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम, D इज इक्वल्स टू डिविडेंड इन 1 ईयर्स टाइम, और P0 करंट शेयर प्राइस। करंट शेयर प्राइस क्या है? जो आपकी ईयर 0 की प्राइस है, जो आपकी एक्स प्राइस है, जो आपकी एक्स डिविडेंड प्राइस है, जो आपकी करंट शेयर प्राइस है, जो इस वक्त मार्केट में चल रही है, सारी चीज़ें वही हैं। सिर्फ डिविडेंड जो उसका होगा ना, इसका डिविडेंड बेसिकली परसेंटेज टर्म्स में फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर्स का। वो डिस्क्रिशनरी नहीं होता, वो नॉन डिस्क्रिशनरी होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होता है। तो सब प्रेफरेंस शेयर्स का जब भी सवाल आएगा तो आपको नॉर्मली डिविडेंड वगैरह दिया जाएगा। आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में जब भी प्रेफरेंस शेयर्स का फाइनेंस नजर आएगा ना कहीं पे भी, तो उसका डिविडेंड रेट साथ में लिखा हुआ होता है, क्योंकि उसका डिविडेंड रेट यूजुअली फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो इसका डिविडेंड निकालने का तरीका भी यही है, फॉर्मूला के जो परसेंटेज होती है डिविडेंड की, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको किससे? नॉमिनल वैल्यू पर शेयर से। नॉमिनल वैल्यू कह लें, पार वैल्यू कह लें, पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा। और वो डिविडेंड का अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना है करंट शेयर प्राइस एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ KP। सर अगर नॉमिनल वैल्यू कोई दी हुई है सवाल के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स की, कि एक प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू ये है जिस पर मुझे डिविडेंड का परसेंटेज लगाना है, तो आप वही यूज़ कर लेंगे सवाल के अंदर दी। लेकिन अगर नहीं दी हुई तो यूजुअली वी अज्यूम व्हाट वैल्यू? हम अज्यूम करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है सर? 1 रुपीज़ पर शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू नहीं दी हुई जो हमें डिविडेंड कंप्यूटेशन के लिए चाहिए लाजमी, तो अगर नहीं दी हुई तो हम क्या एज्यूम करेंगे? 1 रुपीज़ पर शेयर। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कोई इशू नहीं है। एक इलस्ट्रेशंस की देखते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। तो सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलेगी? एक इलस्ट्रेशन है, 8% 50,000 इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर डायरेक्ट इसने 8% शुरू किया। मैंने आपको कहा जब भी प्रेफरेंस शेयर्स की सवाल दिया जाएगा तो आपको परसेंटेज लाजमी दी जाएगी, क्योंकि उसकी परसेंटेज फिक्स होती है, डिसाइडेड होती है पहले से। ऑर्डिनरी शेयर्स में डिसाइडेड नहीं होती है, वो बोर्ड खुद रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में वो चीज़ रिकमेंड होती है, डिसाइड होती है, फिर वो ऑर्डिनरी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो वेरी करता है, ये वेरी नहीं करता, ये फिक्स होता है यूजुअली। तो आपको जब भी दिया जाएगा आपको हमेशा परसेंटेज साथ में दे दी जाएगी। तो सर ये क्या कह रहा है? कह रहा है 8%, 50,000 इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। 50,000 हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सर एफएम के सिलेबस के अंदर
आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना वो रिडीमेबल भी होते हैं, इरिडीमेबल भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की वजह दो टाइप्स हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। बट फॉर द पर्पस ऑफ FM वी ओनली हैव द इरिडीमेबल पार्ट हियर, ठीक है। इरिडीमेबल पार्ट जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे, जो कभी भी पे बैक नहीं होंगे अल्टीमेटली। तो 50,000 इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज बीइंग ट्रेडेड। डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर्स का मैंने आपको बताया, ये भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, इनकी भी मार्केट वैल्यू होती है, इनकी भी ट्रेडिंग हो रही होती है, बाइंग सेलिंग हो रही होती है। इज बीइंग ट्रेडेड फॉर 1.2x, ठीक है, 1.2x डिविडेंड प्राइस। अगर एक्स डिविडेंड प्राइस नहीं देता तो मुझे जो डिविडेंड दे रहा होता मैं माइनस कर देता। तो मुझे अपनी कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक्स डिविडेंड प्राइस देना पड़ेगा। इस इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने डाल दिए, लेकिन यूजुअली अगर नहीं होती तो मैं क्या करता अपने शेयर कम शेयर प्राइस में से डिविडेंड का अमाउंट लेस करता, तो मेरे पास एक्स डिविडेंड प्राइस आती है, वो फॉर्मूले में यूज़ करता। व्हाट इज KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सर निकाल लेते हैं, सिंपल है। व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड कैसे निकलेगा, डिविडेंड की परसेंटेज मल्टीप्लाई करूंगा मैं नॉमिनल वैल्यू पर शेयर पे, पर शेयर सब कुछ करना है। तो सर डिविडेंड की परसेंटेज कितनी, 8%। नॉमिनल वैल्यू नहीं दी तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, 1। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अज्यूम 1 इफ नॉट गिवन, इफ नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। और फिर P नॉट क्या है, 1.2। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना बनेगा सर, 6.7%। ये भी पर शेयर है और आपने डिविडेंड भी पर शेयर ही निकालना है, जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर करते थे। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, तो अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने ऑर्डिनरी शेयर्स देख लिए, ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यूएशंस देख ली, CAPM का एक फॉर्मूला देख लिया, उसकी इलस्ट्रेशन देखी, प्रेफरेंस शेयर देख लिया। तो वी हैव नाउ कंप्लीटली डन विद द इक्विटी फाइनेंस, जो हमारे वैक के पोर्शन में आता है, ठीक है। इक्विटी फाइनेंस हमने देख लिया। अब हम आ रहे हैं सर डेट की तरफ। तो डेट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसको। इक्विटी फाइनेंस के अंदर ओवरऑल जो कोई भी चीज़ आपको अनक्लियर हो, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही हो, फॉर्मूले में, इलस्ट्रेशन में, लॉजिक्स के अंदर, कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो डेफिनेटली आप ग्रुप पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट करें। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।